हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। यहाँ पर हम मिल रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को एंड दे आर अपियरिंग फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023। हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 के अंदर हमने काफी सारे एडजस्टमेंट्स देखे थे। चैप्टर 1 जो आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप है, यही सेम चैप्टर अपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लास्ट ईयर में एडजस्टमेंट्स पार्ट को उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाया था, और उनके लिए अभी हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर रहे हैं। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर है मेरा फाइल, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मेरा फाइल। ये क्या है? ये एक्चुअली आपकी बुक का ही पीडीएफ है, और यहाँ से हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट्स को देखते जा रहे हैं। अभी तक हमने 10-15 एडजस्टमेंट कर चुके हैं और आगे के एडजस्टमेंट हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो उन प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे करके क्लियर होते जाए। एक बात मैं स्टूडेंट्स आपको बिगनिंग में ही बता दूं कि हम यहाँ पर अपनी स्पीड जो है काफी स्लो रख रहे हैं, फॉर द सेम सिंपल रीजन कि आप लोगों ने वैसे ही 11th में इस कॉन्सेप्ट को किया नहीं है। अब आप 12th में जब इसे कर रहे हैं, तभी भी अगर हमने इसे तेज रफ्तार में कर दिया तो आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए कच्चा रह जाएगा। इसीलिए मैं काफी स्लो स्पीड में पढ़ा रही हूँ और एक क्लास में 5-5 कॉन्सेप्ट करके ही ले रही हूँ, जहां पर मैं आपको एडजस्टमेंट सिखा रही हूँ, सो दैट जब आप एक ही बार सीख ले और इतना अच्छे से सीख ले कि कभी भी इसको भूले नहीं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अगले एडजस्टमेंट से। ये है हमारा अगला एडजस्टमेंट। यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था कि अलग अलग एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, पहले तो ये देख लीजिए। एडजस्टमेंट जो होते हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखे होते हैं एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या एडजस्टमेंट उसकी हेडिंग होती है। और एक सिंपल गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है कि जितने भी एडजस्टमेंट होंगे उनका ट्रीटमेंट कम से कम दो जगह पर होगा। दो से ज्यादा जगह पर भी हो सकता है, लेकिन दो जगह पर तो होना ही है। वो दो जगह कौन सी हो सकती है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हो सकती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए, तो आज का पहला एडजस्टमेंट मैं कर रही हूँ। दिस इज टुडेज फर्स्ट एडजस्टमेंट। आई होप माई स्क्रीन इज बिंग शेयर्ड विद यू। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। यस, स्क्रीन इज बिंग शेयर्ड विद यू। तो हम लोग आज का पहला एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। तो जब भी ऐसा होगा कि कोई भी पार्टनर किसी पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है, इन दैट केस व्हाट डू वी डू? क्या ट्रीटमेंट हम इसके देते हैं? अब यहाँ पर आपको चॉइस है, दो तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट नंबर 1 हम ये कर सकते हैं कि क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसे दिखा दें, जैसे कि हम लॉस बाय फायर लिखते हैं या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट लिखते हैं, उसी तरीके से हम वहां पर ये भी लिख सकते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि जो परचेजेस का फिगर लिखा होता है, डेबिट साइड में परचेजेस का फिगर लिखा होता है, उस फिगर में से हम इसे माइनस कर ले, क्योंकि ये गुड्स तो हमने बाहर किसी को बेचे नहीं है, ये हमारे पार्टनर्स ने ही विड्रॉ कर लिए। ये हो गया ट्रीटमेंट नंबर 1। आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसे क्रेडिट साइड में लिख दें बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या फिर डेबिट साइड में परचेजेस में से माइनस कर दें। दूसरा इसका एडजस्टमेंट क्या होना है? इसे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं। अब व्हाट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट? मैम, हमें तो ये बात समझ नहीं आए, तो इसके लिए बेटा आप मेरा वीडियो देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया है देयर कैन बी टू मेथड्स, जहां पर हम फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंगली रखते हैं। तो अगर हमने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया है तो वहां पर करंट अकाउंट ओपन होगा, और फ्लक्चुएटिंग अगर कैपिटल मेथड आपने फॉलो किया है तो वहां पर आपका एक ही अकाउंट होगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, आज भी वैसा ही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल एज्यूम करेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे बच्चों। चलो, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसी एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक ऐसी बात लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है goods worth ₹5,000 withdrawn by partner for personal use। ओके, अब देखिए इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। एक तो मुझे जाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर के मैं इसको लिख दूं इस तरीके से, बाय
क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, सेल्स आती है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। यहां पर मैं लिख दूं बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 5,000। ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 ये हो सकता है कि मैं परचेजेस का जो भी मेरा फिगर है उसको इनर कॉलम में लिखूं और उसमें से माइनस कर दूं। ये जो है इसका नाम है ड्राइंग्स, ठीक है, इसे ड्राइंग्स को मैं माइनस कर दूं और फिर परचेज का फिगर आउटर कॉलम में लिखूं। तो आप ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 कहाँ हो रहा है, इसका इसका एडजस्टमेंट हो रहा है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एक्चुअली ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आता है। अब इसे आप कहाँ दिखाएंगे, हम जो वर्किंग नोट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पर आपको लिखना है टू ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के नीचे आप लिखेंगे ये आपने कौन सी ड्राइंग्स करी है, गुड्स की ड्राइंग्स करी है। तो अगर कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली तो कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। अगर आपके पास फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है तो आप डेबिट साइड में करंट अकाउंट में इसको लिख देंगे यहाँ पर, और फिर जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। चलिए, सो आई होप दिस वाला एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से आ गया है। अब हम जाते हैं आगे और आज का दूसरा एडजस्टमेंट पिक करते हैं। आज का दूसरा एडजस्टमेंट है सेकेंड वन, अनरिकॉर्डेड परचेजेस। क्या होता है अनरिकॉर्डेड परचेजेस, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई सामान खरीदा और उसे हमने स्टॉक में इंक्लूड भी कर दिया, लेकिन उसे हम रिकॉर्ड करना भूल गए। रिकॉर्ड करना भूल गए मतलब परचेजेस में ऐड करना भूल गए, और ऐसा तभी हुआ होगा जब कैश नहीं गया होगा मोस्टली। तो हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए थे, हमने उसे क्रेडिटर में भी इंक्लूड करना भूल गया, तो दो जगह पर हम उसका ट्रीटमेंट देना भूल गए। तो देखिए कैसे करना है, अनरिकॉर्डेड परचेजेस को ऐड टू परचेजेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पर ही परचेजेस लिखा जाता है, वहां आप इसे ऐड कर लेंगे। और दूसरा है क्रेडिटर्स इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब मैम ऐसा क्यों बोल रही है, कैश भी तो हो सकता है। बेटा कैश में जब तक कि कहा नहीं जाएगा हम अज्यूम नहीं करेंगे कि जो परचेज अनरिकॉर्डेड है वो कैश परचेजेस थी, बिकॉज कैश परचेजेस को भूलने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा बोल रही हूँ मैं। अब क्या रीजन है एग्जैक्टली तो मैं भी ये नहीं बोल सकती कि क्यों कैश परचेज नहीं बोलते, लेकिन यस जो आपने जर्नल एंट्री पढ़ते टाइम भी क्लास 11 में किया था कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, गुड्स परचेज सिर्फ इतनी बात लिखी गई है, तो नॉर्मली हम उसे, और नाम लिखा हुआ है किसी पर्सन का, तो हम उसे एज्यूम क्या करते हैं कि ये क्रेडिट परचेजेस ही है। जब तक बता नहीं रही क्वेश्चन कि पैसा दिया तो आप क्या एज्यूम करते हैं कि ये कैश परचेजेस नहीं है। ओके, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है देखिए। चलिए अगेन इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं, अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, और उस एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। लेट्स से आपके पास टीबी बना हुआ है, टीबी के अंदर मेरी परचेजेस लिखी हुई है, ये है ट्रायल बैलेंस, उसके डेबिट बैलेंसेस है। यहाँ टीबी के अंदर लेट्स से 10,000 रुपीज की आपकी क्या लिखी हुई है, परचेजेस लिखी हुई है। ओके, 10,000 रुपीज की परचेजेस लिखी हुई है, और यहाँ क्रेडिट बैलेंसेस में आपके पास क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं। क्रेडिटर्स कितने के लिखे हुए, लेट्स से 5,000 रुपीज के क्रेडिटर्स लिखे हुए, और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताया है गुड्स परचेज rupees 3,000 are not recorded. ओके अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके जो परचेजेस है, जहां पर आपने परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस का जो फिगर है, देखो कितना फिगर है परचेजेस का 10,000, इसमें हम ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेजेस। कितने की है अनरिकॉर्डेड परचेजेस, 3,000 रुपीज की अनरिकॉर्डेड परचेजेस है, तो 13,000 आपकी परचेजेस हो गई। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जहां पर आप लाइबिलिटीज लिखते हैं, लाइबिलिटीज में आपके पास कैपिटल वगैरह आएगी, उसके बाद आपके पास आएंगे क्रेडिटर्स, तो आप क्रेडिटर्स के अमाउंट को लिखेंगे। क्रेडिटर्स हमने बोला था कितने के क्रेडिटर्स है हमारे पास, 5,000 रुपीज के क्रेडिटर्स है, तो ये 5,000 रुपीज का क्रेडिटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड
और 3000 रुपीज यहाँ ऐड करके आउटर कॉलम में 8000 लिख देंगे। ठीक है, तो दो जगह पर इसका ट्रीटमेंट करना है हमको, एक हमें क्रेडिटर्स में ऐड करना है और दूसरा हमें कहाँ ऐड करना है, द सेकेंड वन शुड बी ऑन द हमें ये परचेजेस में ऐड करना है, दूसरा क्रेडिटर्स में ऐड करना है। चलिए आगे चलते हैं, आज का थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। और क्या है थर्ड एडजस्टमेंट, पूरे जोश में रहो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते रहो। ठीक है, जहां पर भी आपका जोश ढीला पड़ा, आपको आलस आएगा, आप पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपने जोश को बरकरार रखिए। अनरिकॉर्डेड सेल्स भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। जैसे अनरिकॉर्डेड परचेजेस हो गई है, उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड सेल्स भी हो सकती है। एंड द रूल इज सेम, जैसे हमने बोला था कि परचेजेस में हम ये अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट परचेज को भूल गए, ऐसा ही सेल्स में हम ये अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट सेल्स को भूल गए। ठीक है, अब भूल गए हो तो क्या करोगे, जहां पर इसे ओरिजिनली जाना चाहिए था, एक तो वहां ऐड कर दो, कहां जाना चाहिए था, सेल्स में जाना चाहिए था, तो सेल्स में जाके उस अमाउंट को आप ऐड कर देंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे, इसे दूसरा ट्रीटमेंट हम ये करने वाले हैं कि हम डेटर्स में जाके इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए यही लिखा हुआ है, एड डेटर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एड सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स कहा जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। किस तरफ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स को लिखा जाता है, वहां पर जाके आप ऐड कर देंगे जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड सेल्स का अमाउंट है वो। और दूसरा ट्रीटमेंट जो सेल्स लिखते हैं, जो डेटर्स लिखते हैं एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, उसमें जाकर के आप ये अनरिकॉर्डेड सेल्स का जो अमाउंट है उसको ऐड कर देंगे और आपके डेटर्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी एडजस्टमेंट इसके साथ में दिया रहता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको बताएगा कि अनरिकॉर्डेड सेल्स जो थी वो एक्स अमाउंट की थी। ओके, आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको ये भी बताएगा कहीं एडजस्टमेंट की 5% का प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट बनाइए। याद रखना बच्चों, जब भी ऐसा एडजस्टमेंट आएगा, सबसे पहले आप अनरिकॉर्डेड जो एसेट है आपकी, अनरिकॉर्डेड जो सेल्स है उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो डेटर्स थे बिफोर रिकॉर्डिंग दिस अनरिकॉर्डेड सेल्स, वो 50,000 रुपीज के थे। ठीक है, लेट्स से मेरे जो डेटर्स थे वो पहले 50,000 रुपीज के थे। अब मैंने अनरिकॉर्डेड सेल्स जो है उसे ऐड कर देना है पहले, तो पहले मैं अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड कर दूंगी और ये डेटर्स सब कितने के बन जाएंगे, 55,000 के बन जाएंगे। इसके बाद ही आप नया आरडीडी निकालेंगे। ये 55,000 ऐड करने के बाद लेट्स से आरडीडी जो है वो 1% का है, तो 550 रुपीज का आरडीडी अब आपका बनेगा। 50,000 पे आरडीडी मत निकाल देना, नहीं तो आपका आरडीडी का अमाउंट गलत आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो ऐसे कॉम्बिनेशन में एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, याद रखना कि पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड कर लो, उसके बाद ही आप उसके बाद आरडीडी का कोई एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आज का चौथा एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हमने क्लास 11th में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ था। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो मैं अभी याद दिला देती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो बड़ा खर्चा होता है, नॉर्मली नॉन रिकरिंग इन द नेचर होता है, जैसे कि किसी मशीन को खरीदना, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना वगैरह। तो अगर आपने कोई एसेट एक्वायर करी है तो वो एक्सपेंस तो है, बट उस एक्सपेंस का जो बेनिफिट है वो इसी ईयर में एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, इसीलिए उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं, बहुत बड़े अमाउंट के खर्चे नहीं होते और वो बार बार हो रहे हैं, इसलिए उनको हम रिकरिंग बोल रहे हैं। और उनका जो बेनिफिट जो मिल रहा है हमें वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन फ्यू डेज ओनली। ओके, मतलब इन अ ईयर्स टाइम, जैसे कि हमने किसी वर्कर को सैलरी दिया, जैसे कि हमने वेजेस दिया, या हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह। ओके, अब यहाँ पर बताया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिया। ठीक है, मतलब कि क्या, कि फॉर एग्जांपल हमने एक एसेट खरीदी, एक एसेट खरीदी और उसे आपने कहां पर ऐड कर लिया, परचेजेस में ऐड कर लिया। ओके, मैंने सोचा कि फर्नीचर खरीदा, ये भी तो परचेजेस है, इसे परचेज में ऐड कर लो, लेकिन ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है। क्यों रॉन्ग ट्रीटमेंट है, दो वजह से। एक तो फर्नीचर का परचेज करना इज नॉट माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज जो लिखते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दूसरी बात, परचेजेस हम सिर्फ गुड्स की परचेजेस को परचेजेस बोलते हैं, मतलब कि ऐसे आइटम जिसमें आप ट्रेड करते हो। अगर आप कोई फर्नीचर परचेज करते हो तो आप उसे दोबारा बेचने नहीं वाले हो, आप उसे यूज के लिए खरीद रहे, इसीलिए भी इसको हम परचेजेस के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो ट्रीटमेंट देखिए,
डिडक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, जिस भी एक्सपेंस के साथ आपने इसे ऐड कर लिया है पहले आप उसे वहां से हटा दें और जो पर्टिकुलर एसेट है उसमें बैलेंस शीट में ऐड कर ले। चलिए इसे भी मैम ऐसे देख के समझ में नहीं आ रहा है, चले कर ले। चलिए एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिपेयर ऑफ, नहीं रिपेयर तो उल्टा एग्जाम्पल है एक्चुअली, मैं रिपेयर ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडेड इन बिल्डिंग लिखने वाली थी, बट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड का एग्जाम्पल है। मैं आपको परचेज वाला एग्जाम्पल लिखती हूँ। परचेज ऑफ फर्नीचर, मशीनरी, कोई भी एसेट आप सोच लीजिए, फर्नीचर इंक्लूडेड इन द परचेज, एंड इसका अमाउंट लिख देती हूँ 1,00,000 रुपए। तो पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है परचेजेस का अमाउंट, तो जहां पर आपने 2 परचेजेस लिखा हुआ है उसमें से इसे डिडक्ट कर दें। ओके जो आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर का जो अमाउंट है 1,00,000 रुपीज, उसमें से डिडक्ट कर देंगे और आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 2, अगर बैलेंस शीट में आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फर्नीचर है तो उसे इनर कॉलम में लिखिए और इस फर्नीचर को वहां पर जाकर ऐड कर दीजिए। अगर कोई फर्नीचर आपके पास पहले से नहीं है तो आप इसी फर्नीचर के अमाउंट को आउटर कॉलम में उठा करके लिख देंगे। ठीक है, तो 2 जगह पे इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है समझ में आ गया। जब भी किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया जाता है तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हमें उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हटा देना होता है बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा ट्रीटमेंट हम ये करते हैं कि इसकी जो सही जगह थी बैलेंस शीट में से जहां जाना चाहिए था उस एसेट के साथ जोड़ करके लिख दो, अगर वो एसेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो। अगर कोई एसेट एग्जिस्टिंग है ही नहीं तो आप इसे नई एसेट की तरह लिख दीजिए बैलेंस शीट में। कौन से साइड पे, ऑब्वियसली एसेट साइड पे इसे हम लिख देंगे। ओके तो दोनों ट्रीटमेंट हमने सीख लिए हैं। अब हम जा रहे हैं आज के नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अभी तक हमने कितने एडजस्टमेंट कर लिए, आज हमने 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए। अब जो नेक्स्ट है जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले उल्टा एग्जांपल लिख रही थी और मैंने बोला था कि नहीं ये रेवेन्यू इंक्लूड कर लिया कैपिटल में, उसका एक्सपेंडिचर, उसका एग्जांपल है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमने कैपिटल को रेवेन्यू में ऐड कर लिया, ऐसे ही गलती से उल्टा काम कर दिया हो, हमने रेवेन्यू को कैपिटल में इंक्लूड कर दिया। यस बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दिया गलती से। तब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट तो वही रहने वाला है। इसकी जो सही जगह थी उसको वहां पहुंचाओ, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में लिखो, वो कहा जाएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और जिस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दिया है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्रिएट करते हैं, एसेट, तो किसी एसेट में इंक्लूड कर दिया होगा तो उस एसेट में से इसको रिमूव कर दीजिए। चलिए इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। देखो क्या लिखा, ऐड टू द पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट इन द बैलेंस शीट। चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक एसेट है, उसके ऊपर हमने कोई रिपेयर का खर्चा किया। ओके सो से बिल्डिंग रिपेयर of ₹50,000 included in बिल्डिंग। अभी देखो बिल्डिंग रिपेयर जो होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर समय बिल्डिंग की कुछ ना कुछ रिपेयर हमें करनी रहेगी। आपने बिल्डिंग को कोई एक्विजिशन नहीं किया है या बिल्डिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं किया है जिसे हम कैपिटलाइज कर ले, इन दैट केस व्हाट शुड बी डन, इन दैट केस वी शुड डिडक्ट दिस फ्रॉम बिल्डिंग। आप इसे कैपिटलाइज नहीं कर रहे, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कोई बिल्डिंग की जो व्हाट डू वी से, बिल्डिंग बढ़ नहीं रही है, बिल्डिंग का सिर्फ मेंटेनेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग है, बार बार करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पर भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे होंगे अगर पहले से दिए हैं तो वहां जाइए और उनमें इसे ऐड कर लीजिए, बिल्डिंग रिपेयर को ऐड कर देना। ठीक है, बिल्डिंग रिपेयर को ऐड करने के बाद आप
आप जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जहां बिल्डिंग की वैल्यू में आपने इस अमाउंट को ऐड कर दिया था, वहां से इसे डिडक्ट कर दें और बाहर बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहां जाना चाहिए था ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख के आ गए और एसेट में से हमने इसे माइनस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इस तरीके के एडजस्टमेंट्स को अपने क्वेश्चंस में ढूंढिए। आपकी बुक में काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि कैसे हैं, जहां पर आपको सोल्यूशन साथ में, आई एम टॉकिंग अबाउट द इलिस्ट्रेशंस, बहुत सारे इलिस्ट्रेशन आपकी बुक में दिए हुए हैं। उन इलिस्ट्रेशंस को पढ़िए, इस तरह के एडजस्टमेंट ढूंढिए जो 5 एडजस्टमेंट आज हमने किए हैं, और उन्हें एक बार सोल्यूशन देख के समझ लीजिए अच्छे से, पहली बारी में खुद से मत करने चाहिए। उसके बाद आप बुक का सोल्यूशन जो है उसे छुपा दीजिए, हाइड कर दीजिए, मत देखिए, और अपने आप से जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट बनाकर आपको सिखाया है उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट देकर के देखिए, और क्वेश्चन करिए अपने आप से कि क्या आप सही सही ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। आई होप आज के 5 एडजस्टमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गए, एंड विद प्रैक्टिस दिस विल बिकम मोर क्लियरर टू यू ऑल, एंड वी विल मीट वंस अगेन जहां पर हम और नेक्स्ट 5 एडजस्टमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम फाइनल अकाउंट्स के पूरे क्वेश्चंस पर पहुंचने वाले हैं, जो सबसे टफ क्वेश्चंस होंगे, जिससे मैंने पहले बोला था वो टफ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना जरूर से। मैं अभी भी देख रही हूँ आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए। अगर आप चैनल पर आ रहे हैं, इसे वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ क्वालिटी कंटेंट जरूर मिल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट वंस अगेन।